तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए थे। कहता है कि तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे, मतलब इसका बेटा जो है वो चाह रहा था कि मेरे पिताजी को कोई आए और आकर नींद से क्या कर दे, जगा दे, ताकि ये जो उनके साथ गलत हो रहा था वो हो ही नहीं। मतलब चाह रहे थे किसी तरह उसको जगा दे। अब आगे कह रहे हैं, मतलब इसका बेटा जो है आगे कह रहा है कि एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई। कहता है एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई कि हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त, एक तो गांव के सरपंच थे, दूसरे उनके बचपन के पुराने दोस्त, कि पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधई राम, यानी बचपन के पुराने दोस्त कौन थे, पंडित कंधई राम तिवारी। कथा लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। कौन सी पे थे, रिक्शे पर। कौन थे रिक्शे पर, कौन थे रिक्शे पर जी, कंधई जी। कहते सामने इकट्ठी भीड़ को देखा, यानी कंधई राम जो है रिक्शा पर थे, भीड़ को देखा। उन्हें यह पता भी चल गया कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। बचपन का दोस्त था, उसको पता भी लग गया कि किसी आदमी को मारा जा रहा है, पर उसको ये नहीं पता था कि मेरा ही दोस्त है। देख लो कि क्या, मतलब सब जान पहचान का लोग ही था अगल बगल में, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला और इसकी दुर्दशा होती रही। तो यहाँ पे कहता है कि किस्मत कितना खराब था इस आदमी का। अब कहता है कि पर किसी आदमी को मारा जा रहा है, उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखें आखिर मामला क्या है। उस कंधई राम का मन हुआ कि थोड़ा सा जाके देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर कि किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। लो बातें क्या क्या होने लगी। पहले बोला कोई पागल है, फिर बोला कि जो है दिमाग क्रैक हो गया है, कोई समझ लिया चोर है, कोई समझ लिया डकैत है। अब यहाँ पे कहता है पाकिस्तानी जासूस कहता है पकड़ा गया है, जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कहता है कि उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक इसी समय पंडित कंधई राम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी। तुरंत गांव जो है बस भी आ गई, आती हुई दिखी, और उन्होंने जो है रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि बस आ चुकी थी, उनको अपने गांव ही जाना था। तो उसे कहा कि फटाफट जो है आप वहां तक हमको लेके चलिए। आगे कहता है कि जाने वाली यह आखिरी बस थी, आखिरी बस। चाहता अगर वहां पे वो जाता तो शायद अपने दोस्त को उठा के लेके गाँव चला जाता, लेकिन उसे पता ही नहीं था। और अब पता चलता तब ना जब वो पास में जाता, जाके फिर तुरंत गाड़ी आ गई। तो कहता है कि आखिरी बस थी, अगर बस के आने में 3-4 मिनट की भी देरी हो जाती तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। यानी बस भी देखो टाइम पे आ गया, थोड़ा देर से आता तो शायद वो कंधई राम जाके उन्हें देख लेते। कहता है कि पहचान भी लेते। कहता है राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आधा पौन घंटा लेट आया करती थी, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पर आ रही थी। सारा संजोग बना हुआ था जिसे कि पहले से तय था। कहता है सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी जब लोग तितर बितर हुए। कहता है जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं, जमीन पे पड़े ही रह गए। कहते ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपट्टी पर आकर लगा था। ठीक है, कहता है उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था, यानी हालत बद से बदतर हो चुकी थी उनकी। अब कहता है सिर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों के झुंड में से किसी ने कहा कि, यानी जब हिला डुला बिल्कुल नहीं तो किसी ने कहा कि लगता है कि मर गया, लगता है कि यह मर गया, अब जिंदा नहीं बचा है। कहता है जब भी भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सतनाम सिंह सत्य से कहता है, ठीक है, कहा कि वह उनके मुंह में पानी के छींटे मार कर देखे कि वे सिर्फ बेहोश हैं तो हो सकता है कि उठ जाएं। लेकिन सत्य जो है, कहता है सत्य पुलिस की वजह से डर रहा था कि जाएंगे तो इस सब में तो पुलिस का मामला हो जाता है, मर्डर हो कहीं पे कुछ हो जाए तो वो डर रहा था। कहता है बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला, यानी एक बाल्टी पानी लेके गया और वहां जाके डालता है उसके ऊपर। कहता है दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथर गई। दूरे से पानी मारा तो मिट्टी साथ में गया होगा शरीर पे।
कहता है लिथर गई। सरदार सतनाम सिंह और सत्य दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े हुए थे। अब कहता है कि पड़े हुए थे तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए, ठीक है। कहता है इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया। अब सतनाम सिंह को भी डर लगने लग गया कि कहीं क्या पता पंचनामा में या फिर पूछताछ में गवाही देने के लिए जो है कहीं फंसना न पड़ जाए, है ना। कहता है कि और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया। देख लो, कोई मरा पड़ा है और इधर जो है फिल्म देखने चला गया। पता है कि उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा, एक मोची था जिसका नाम क्या था, गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेरा, यानी गुमटी में सिर घुसेरा, ठीक है। अब 6 बजे लमसम में कहता है कि उसमें जो है गुमटी में जाके सिर घुसेरा। उसके बाद कहता है उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी, अब पूरे निर्वस्त्र थे। अब कहता है कि वे घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे, ठीक है। कहता है शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थी। अब देखो, कहता है गणेशबा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। कहता है उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था कि ये मास्टर साहब है कि कोई और है। अब कहता है कि मैं डर कर गुमटी के बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गणेशबा की गुमटी, ठीक है, गणेशबा की गुमटी के भीतर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़ों के टुकड़ों, रबर और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे, यानी जहाँ पे कचरा वगैरह पड़ा हुआ था वहां जाके वो उसमें चिपके हुए थे, मतलब घुस गए थे। अपना शरीर ऐसे ही था, नग्न था, तो शर्म आ रही होगी। कितना भी लोग बेहोश हो जाए तो इतना तो पता होता है कि हम किस अवस्था में हैं, तो खुद को तो बचाने की कोशिश करेंगे ना जब पता चल जाए कि हम किस अवस्था में हैं। तो वो जो है चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी, थोड़ी बहुत, ठीक है। कहता है उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। देखो, वहां भी लोग को उतने से भी मन नहीं भरा कि बेचारा साइड में था, पटरी पे बाहर निकाला खींच के वहां से। कहता है तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। तब गणेशवा पहचानता है। कहता है कि गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाजें भी लगाई लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वार्थ प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा था। कहता है कि फिर चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे, पिताजी यानी उनके चले गए। कहता है कि 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख थी 17 मई 1972। कहता है 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिछ ने काटा था, यानी जिस वक्त तिरिछ ने काटा था उसी वक्त उसकी क्या हुई, मौत हुई। देख लो, कहता 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इन मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? 24 घंटे पहले जो है क्या इनके पिताजी उन घटनाओं का अनुमान कर सकते थे? उसी टाइम पे मरे जिस टाइम पे तिरिछ ने काटा था। और कहता है पिताजी का शव, अब तो इस बात से लग रहा है कि वो जो राम प्रसाद था, वो पंडित जिसने काढ़ा पिलाया था, उसकी बातें तो लगता है सच हो गई। उसने कहा था कि 24 घंटे बाद असर अपना दिखाती है। मृत्यु भी देख लो उसी टाइम में हुआ। तो कहता है कि पिताजी का शव शहर के मुर्दाघर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम से पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। इतनी मार पड़ी थी तो फ्रैक्चर हो ही चुका होगा। कहता है दाईं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी, पूरी तरह डैमेज थी, पूरी तरह फूट चुकी थी। कॉलर जो है बोन टूटा हुआ था, मतलब हड्डियां जो है टूट चुकी थी। कहता है उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण, कहता है रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका अमाशय एक खाली था, पेट में कुछ नहीं था। कहता है इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था, पेट में कुछ था ही नहीं। और कहता हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिछ के जहर से कोई बच नहीं सकता। ठीक 24 घंटे बाद
ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई ठीक 24 घंटे बाद। तथा पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं, ठीक है, राम अवतार भी यही कहते हैं। हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते हो कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हो कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। उनको भी लग रहा था कि कहीं हम भी न फंस जाए, तो इसलिए वो बोल रहा था कि तिरिच 24 घंटे के बाद अपना असर दिखाता है, काढ़े से उसको कुछ नहीं हुआ था। कहता है मैं सोचता हूँ कि अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज दी होगी, अब फिर अंदाजा लगाया, मतलब पिताजी मर गए, अभी भी अंदाजा उसका खत्म नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ। कहता है पिताजी के कान में आवाज दी तो कहता है पिताजी सपने से जाग गए होंगे। फिर सपना, कहता है उन्होंने मुझे माँ को और छोटी बहन को देखा होगा, फिर वे दातुन लेकर नदी की तरफ चल गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, खुला किया होगा और इस लंबे दुःस्वप्न को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत में जाने के बारे में सोचा होगा, हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे अक्सर आता है। वह यूँ है कि मैं खेतों की मेर गाँव की पगडंडी से होता हुआ जंगल में पहुंच गया हूं। मैं रक्षा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूं, वह भी भूरी चट्टान वहां उसी जगह है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी हुई रहती थी। और कहता है मैं देखता हूं कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहाशा खुशी अपने घेरे में ले लेती है, आखिर वह मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, जोर जोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू, मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। अपने स्वप्न की बात कर रहा है कि वो मार रहा है, उसको जोर जोर से मार रहा है, तभी वो पाता है कि वो उस जगह पे है ही नहीं। तो कहाँ है भाई? सपने में। कहता है कि थानू भी वहां नहीं है, वहां कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और चिथड़ों जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियां निकली है। लो, अब इसके गालों की हड्डियां निकल गई। कहता है कि बाल बिखरे हैं, मुझे प्यास लगी है और बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ। कहता है कि और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियां बजने लगती है, हजारों घंटियां। मैं भागता हूँ, फिर ये भागते हैं, ठीक है। कहता है मैं भागता हूँ, मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ तिरिच से बचने के लिए। कहता है लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुंचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन्न कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है, मतलब पूर्ण रूप से उसको लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। नींद में है यानी स्वप्न देख रहे हैं। कहता है मैं जोर जोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है और अभी आंख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आंखें इसे फाड़ के देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है, यानी वो पल आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर मुझे रजाई से ढांप देती है, मतलब ढक देती है, और वहां अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। यानी ये सारी की सारी कहानी जो थी सपने के अंदर की थी। आई समझ? खत्म? तो मुझे विश्वास है कि आप लोग चैप्टर जो है समझ ही गए होंगे, और बहुत लंबी चौड़ी चैप्टर थी, बोर भी हुए होंगे, बट कहानी जो है ठीक ही थी। पूरी कहानी जो है सपने में डूबी हुई, खोई हुई। बहुत ही जल्द मैं अगला चैप्टर भी लेकर आऊंगी। अंतिम चैप्टर है आपका गद्य खंड का, अंतिम चैप्टर है 13वां चैप्टर शिक्षा, जो बहुत ही जल्द मैं अगले वीडियो में लेकर आ रही हूँ।
तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, अभी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस गद्यखंड का जो अंतिम चैप्टर है उसके बाद मैं काव्यखंड पे पुनः आऊँगी, क्योंकि उधर भी 6-7 चैप्टर बचे हुए हैं। और मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।